Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about aplastic anemia. aplastic anemia ये एक बहुत रेयर डिसीज कंडीशन है। इसमें हमारे जो स्टीम सेल से यानी कि हमारे जो बोन मैरो है ये बोन मैरो डैमेज होता है और डैमेज के वजह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट है ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते हैं और इस वजह से हम लोगों को एनीमिया हो जाता है। अप्लास्टिक यानी कि जहाँ से हमारे ब्लड सेल्स डेवलप होते हैं वहाँ जो हमारा बोन मैरो ये स्पंजी टाइप का रहता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। और ये बोन मैरो जो फ्लैट और जो लॉन्ग बोन है यहाँ प्रेजेंट रहता है। और अगर हमारा बोन मैरो डैमेज रहेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, उसका जो फंक्शनल है ये प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमारा जो ब्लड सेल्स है ये ब्लड सेल्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाते हैं और फेल होते हैं। इस वजह से हम लोगों को एनीमिया हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। अप्लास्टिक एनीमिया ये एट बर्थ में ही प्रेजेंट रहता है। किसी किसी को ये कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, अदरवाइज एक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया भी होता है। हम लोग कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया और वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया वो बाद में डिस्कस करेंगे। और ये अप्लास्टिक एनीमिया मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन को और वुमन को ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप लोगों को सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया है सो टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये अप्लास्टिक एनीमिया होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन इसके डायग्नोसिस क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या है। अप्लास्टिक यानी कि इंट्रोडक्शन में ही मैंने बोला है कि अप्लास्टिक यानी कि जहाँ से हमारा जो ब्लड सेल्स तैयार होते हैं वो ब्लड सेल्स तैयार होना बंद होता है। जितना हम लोग को ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और इस वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड है ये ब्लड कम होता है। हम लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, चक्कर आती है, स्किन पेल होती है लो ब्लड के वजह से। नॉर्मली हमारे ब्लड सेल्स के टाइप है वो 3 है। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ये 120 डेज तक लाइव रहते हैं, सर्कुलेट होते हैं हमारे बॉडी में और इनको डेवलप होने के लिए 7 डेज लगते हैं। अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम रहेंगे तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं और हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं रहेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हमारे जो टिश्यू है ये टिश्यू डेथ हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएंगे। क्योंकि हमारे टिश्यू को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है। सो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करते हैं। देन सेकेंड है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ये WBC 4000 to 11,000 ये इसका नॉर्मल काउंट है, बट बिलो 4000 रहेंगे ये वाइट ब्लड सेल्स तो हम लोगों को जल्दी इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के वजह से फीवर आता है। ये WBC क्या काम करते हैं, तो ये WBC फाइट करते हैं बाहर से जो भी बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके साथ फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये WBC करते हैं। देन थर्ड है प्लेटलेट ये 1.5 लाख टू 4.5 लाख नॉर्मल रेंज है, बट बिलो 1 लाख रहेंगे तो हम लोगों को ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। नेजल ब्लीडिंग होती है, कभी कभी ये जो गम है तो गम ब्लीडिंग भी होती है लो प्लेटलेट के वजह से। हमारे प्लेटलेट क्या काम करते हैं, प्लेटलेट क्लॉटिंग का काम करता है। जहाँ से हम लोगों को कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम ये प्लेटलेट करते हैं। अगर हमारा बोन मैरो ये ब्लड सेल्स तैयार ही नहीं करेगा, जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट प्रॉपर नहीं डेवलप होंगे, ड्यूरिंग डेवलपिंग टाइम में ही ये फेल होंगे तो हम लोगों को
प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोगों को ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। क्यों इन्फेक्शन होगा? क्योंकि हमारे बॉडी में जो WBC है, ये WBC भी कम रहेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, देन प्लेटलेट भी कम रहेंगे, तो हम लोगों को ब्लीडिंग होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। और कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो हम लोग एनीमिक हो सकते हैं। समटाइम बहुत हेमरेज के वजह से पर्सन सेप्सिस में भी जा सकता है। सो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से ये अप्लास्टिक एनीमिया होता है। सो कोजेस में भी 2 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया, देन सेकेंड है अक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया। कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया यानी कि एट बर्थ में ही वो बच्चे को ये अप्लास्टिक एनीमिया रहता है। ड्यूरिंग बर्थ में उसके जो बोन मैरो है, बोन मैरो स्पंजी टाइप का रहता है। सो ये बोन मैरो डैमेज रहता है एट बर्थ में ही। सो डैमेज के वजह से जो WBC है, रेड ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट है, ये डेवलप नहीं होते हैं और वो चिल्ड्रन को ये अप्लास्टिक एनीमिया होता है। देन जो क्रोमोजोमल है, ये क्रोमोजोमल अबनॉर्मल रहेंगे, जो इस वजह से भी ये अप्लास्टिक एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन कैंसर के वजह से भी ये अप्लास्टिक एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आपके फैमिली में किसी को अप्लास्टिक एनीमिया की हिस्ट्री रहेगी, सो हेरिडिटी के वजह से अप्लास्टिक एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो ये था कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया। कंजेनाइटल अप्लास्टिक एनीमिया ये एट बर्थ में ही रहता है। देन सेकेंड है अक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया। अक्वायर्ड अप्लास्टिक एनीमिया ये ट्रेगल के वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस पेशेंट को कैंसर है और वो कैंसर की ट्रीटमेंट लेता है, ओके, और कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है? सो रेडिएशन थेरेपी है। देन सेकेंड है कीमोथेरेपी। सो ये रेडिएशन और कीमोथेरेपी के वजह से हमारे जो स्टीम सेल्स है यानी कि बोन मैरो है, ये डैमेज होता है। ओके, बहुत रेयर है बट हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन थेरेपी और जो कीमोथेरेपी है, ये हमारे बॉडी में जो कैंसर के सेल्स से, अबनॉर्मल सेल्स है, ये अबनॉर्मल सेल्स को किल करता है, बट इसका इफेक्ट हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उस पर भी पड़ता है। सो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के वजह से भी हम लोगों को ये अप्लास्टिक एनीमिया होता है। देन जो पर्सन कंटिन्यू मेडिसिन लेता है, एंटी सीजर्स लेता है, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेता है, सो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के वजह से भी समटाइम ये अप्लास्टिक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन वायरल और इन्फेक्शन के वजह से भी हम लोगों को ये अप्लास्टिक एनीमिया होता है। वायरल यानी कि जो हेपेटाइटिस से है, बैक्टीरिया यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से, वायरल हेपेटाइटिस से, सो इस वजह से ये अप्लास्टिक एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस है। और प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी होता है। सो आयरन डेफिशिएंसी के वजह से भी हम लोगों को ये अप्लास्टिक एनीमिया होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। 70% इसका जो रीजन है, कारण है, ये अननोन है, ओके, इडियोपैथिक है। सो ये थे अप्लास्टिक एनीमिया के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ओके। एक तो WBC है, सेकेंड RBC है और थर्ड है प्लेटलेट। सो ईच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैज डिफरेंट वर्क, ओके, वो डिफरेंट काम करते हैं। सो इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण है, ये भी अकॉर्डिंग टू ब्लड सेल्स वाइज है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लो RBC काउंट। हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स लो रहेंगे, तो इस वजह से हम लोग वीक रहते हैं, फटीक रहते हैं, गिडीनेस आती है लो ब्लड के वजह से, ओके। देन चेस्ट पेन होता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ा सा हम लोग वॉक करते हैं तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। देन हमारी जो स्किन है, ये स्किन पेल होती है, हेडेक होता है। हमारे जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट इनरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इस वजह से समटाइम हमारे जो हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाते हैं और समटाइम बहुत स्लो होते हैं, इनरेगुलर हो जाते हैं। देन सेकेंड है लो WBC काउंट। हमारे बॉडी में WBC काउंट लो रहेंगे, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स लो रहेंगे,
तो हम लोगों को जल्दी इन्फेक्शन होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है ये बहुत लो रहती है, इस वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन होता है, देन फीवर आता है। देन थर्ड है लो प्लेटलेट काउंट। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट बिलो 1 लाख रहेंगे सो ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। थोड़ा सा भी कुछ इंजूर होता है तो ब्लूइश कलर हो जाता है। ओके, नेजल ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जानिए हमारी जो गम है सो ये गम ब्लीडिंग भी होने का ज़्यादा चांसेस है। सो ये थे अप्लास्टिक एनीमिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। तो फर्स्ट तो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को कब से फीवर है और जो वीकनेस है ये कब से है, चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को कुछ ब्लीडिंग हो रही है क्या, नेजल ब्लीडिंग हो रही है क्या, गम में से ब्लड आता है क्या, ये डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, चेकअप करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू वो सिम्टम्स है पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। फर्स्ट तो ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, हमारे जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स है इसके काउंट कितने हैं, देन प्लेटलेट काउंट कितने हैं, ये फाइंड आउट होते हैं। अगर हमारे बॉडी में WBC भी लो है, RBC भी लो है यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी लो है, देन प्लेटलेट भी लो है, तो डॉक्टर बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा जो पेल्विक एरिया है वहाँ से डॉक्टर एक नीडल इंसर्ट करते हैं और थोड़ा सा बोन मैरो है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि जो स्पंजी टाइप का बोन मैरो है, ये बोन मैरो डॉक्टर एस्पिरेट करते हैं और ये लैब में सेंड करते हैं। क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि हम लोगों को क्या डिसीज़ है ये प्रॉपर रूल आउट करने के लिए डॉक्टर बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट वाइज डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ट्रीटमेंट में ये है, हम लोगों का हीमोग्लोबिन बहुत लो है, हमारे RBC लो है, WBC लो है, प्लेटलेट लो है, सो डॉक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। हम लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स है ये रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज होते हैं। हमारे जो एनीमिया है सो ये एनीमिया रिलीफ होने के लिए हेल्प होता है। देन हम लोगों को जो फटीग है, वीकनेस है वो कम होता है। डॉक्टर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, इससे हमारी जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इनसाइड में बॉडी में सो वो स्टॉप होती है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज डॉक्टर वो पेशेंट को ट्रीटमेंट एडवाइस करता है। अगर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने से भी उसके जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट है ये इंक्रीज नहीं होते हैं तो डॉक्टर स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट करते हैं। स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट को हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले जो डोनर है और पेशेंट है तो दोनों का भी जो ब्लड ग्रुप है ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। और स्टीम सेल्स है यानी कि बोन मैरो है, ये बोन मैरो एक तो ब्रदर सिस्टर ही दे सकते हैं हम लोगों को, जो हम लोग सिबलिंग है वही दे सकते हैं, जो क्लोज रिलेटिव है वही दे सकते हैं। सेकेंड है कोड ब्लड। कोड ब्लड एट बर्थ में ही कोड में से डॉक्टर ब्लड निकालते हैं। ओके, जब डिलीवरी होती है सो एट डिलीवरी ही जो ब्लड है कोड ब्लड है सो एक कोड ब्लड डॉक्टर निकालते हैं। और वो जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को थैलेसीमिया रहेगा या लुकेमिया रहेगा, लुकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर रहेगा, हीमोफीलिया रहेगा और उन लोगों को कोड ब्लड की ज़रूरत रहती है सो उस टाइम में डॉक्टर ये स्टोर किया कोड ब्लड जो स्टीम सेल से वो पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डॉक्टर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है और ये डोनर है। ओके, ये डोनर एक तो इसका भाई रहेगा, सिस्टर रहेगी। ओके, अदरवाइज जो भी डोनर रहेगा आउटसाइड तो बट उसका ये डोनर का हेल्थ है वो हेल्थ अच्छा होना चाहिए, इसको कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए डोनर को। ओके, ये हेल्दी होना चाहिए डोनर। सो बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर की चेकिंग होती है, उसके जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, जो भी नॉर्मल रूटीन है चेकअप है वो डॉक्टर चेक करते हैं। उसके जो भी रिपोर्ट्स है, मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि अगर डोनर को कुछ भी इन्फेक्शन रहेगा तो ये पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट ऑलरेडी सिक है, अगर डोनर को कुछ इन्फेक्शन रहेगा
तो पेशेंट को होगा और इस पेशेंट को उसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओके, तो डोनर के फर्स्ट तो डोनर के पूरे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर चेक करते हैं, पेशेंट के और डोनर के भी जो रिपोर्ट है ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डॉक्टर डोनर से जो स्टीम सेल से यानी कि बोन मैरो है, ये बोन मैरो निकालते हैं, देन जो पेशेंट है तो ये पेशेंट में ट्रांसप्लांट करते हैं विथ इंट्रावेनस थ्रू। ओके, बट ये दोनों का भी मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। समटाइम फेल भी होता है, ओके, बहुत रेयर केसेस है, और समटाइम सक्सेसफुल भी होता है ये स्टीम सेल ट्रांसप्लांट यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अप्लास्टिक एनीमिया में डॉक्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं इफ नीडेड। ओके, अगर पेशेंट को उसकी ज़रूरत है तो। देन है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन जो ड्रग्स है वो भी डॉक्टर वो पेशेंट को स्टार्ट करते हैं। अगर पेशेंट को किसी का बोन मैरो मैच नहीं होता है, अदरवाइज पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी, डॉक्टर वो पर्सन को इम्यूनोसप्रेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते। इसमें जो ड्रग्स है तो ये ड्रग्स इसमें है एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन सप्रेशन। ये क्या काम करता है, तो जो हमारे बोन मैरो डैमेज हो है, सो ये बोन मैरो डैमेज को रिकवर करता है। वो बोन मैरो में से हमारे बॉडी में न्यू ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। देन है कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड में मेथा प्रेडनिसोलिन जो मेडिसिन है, लोग मेड्रोल सोलूमेट्रोल भी बोलते हैं। सो ये भी हमारे जो स्टीम सेल्स है, ये स्टीम सेल्स को तैयार होने के लिए हेल्प करता है, डेवलप होने के लिए हेल्प करता है। देन डॉक्टर एंटीवायरल एंटीबायोटिक मेडिसिन भी स्टार्ट करते हैं कि लो WBC के वजह से हम लोगों को जल्दी इन्फेक्शन होता है। सो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वाइज डॉक्टर पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को अप्लास्टिक एनीमिया है और आप लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा वीक लगता है, थोड़ा फटीग लगता है, तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जो क्राउडेड एरिया है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सो वो एरिया अवॉइड करना है। अगर आप लोग क्राउडेड एरिया में जाते हैं तो मास्क यूज़ करना है, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करना है, यानी कि जो पर्सनल हाइजीन है ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। देन स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना है, प्रॉपर डाइट लेना है। डाइट में जो ज़्यादा हाई रिच आयरन है, मिल्क, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, अकॉर्डिंग टू आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाइट लेना है। अगर आप लोगों को फीवर आता है, कुछ चेस्ट पेन हो रहा है, सो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। सो ये था आज का टॉपिक अप्लास्टिक एनीमिया। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी, सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी क्वेरी रहेगी, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।